नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में आप सभी लोग बिजी होंगे। दोस्तों, मैं अरुण यादव आप सभी के लिए लेकर आज फिर आया हूं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आज बारी है इसके पार्ट 2 को पढ़ने की। पार्ट 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं पार्ट 1 के सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एग्जाम्स में कभी कभी इससे 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक भी माना जाता है। तो इसी चैप्टर को हम लोग इजी बनाएंगे इसके टॉप 100 क्वेश्चन को पढ़कर, और इन 100 क्वेश्चन से बाहर आपको एग्जाम्स में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के इस सेशन को शुरू करने के पहले आप सभी फटाफट लाइक बटन को प्रेस कर दो और इस सेशन को शेयर करो अपने 5 दोस्तों के साथ। आपको एक थोड़ा सा आदत डाल लेना है, हर दिन 5 दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर होने चाहिए ताकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन सभी लोगों को मिल सके। तो आपको पार्ट 1 में मेरे द्वारा एक होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था और ये होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आप सभी ने कमेंट बॉक्स में काफी अच्छे तरीके से मुझे दिया था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये होमवर्क क्वेश्चन क्या दिया गया था। आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा था और ये क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि। देखिए, आज सीट का बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना कि ये कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है, अदरवाइज हम प्रीवियस सीट्स के कलर को फिर से फॉलो करेंगे। इस प्रश्न के लिए आप सभी के द्वारा जो मुझे जवाब मिला था वो जवाब था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटा दिया जाता है। पहले मैं इस प्रश्न को पूरा पढ़ा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम एक मेटल होता है और मैग्नीशियम के रिबन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यानपूर्वक आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक मेटल माना जाता है, Mg हम लिखते हैं। जब इसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो यह ऑलरेडी अपने साथ में एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाकर एक परत अपने पास रखता है। इस परत के चलते हुए अगर हम इसकी दहन प्रक्रिया करवाना चाहते हैं तो ये दहन प्रक्रिया संभव नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इस मैग्नीशियम धातु को रेगमाल से रगड़कर इस परत को यहाँ से रिमूव किया जाता है और जब ये परत हट जाएगी तो इसको आसानी से हम लोग दहन कर सकते हैं, इसको हम जला सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है और रेगमाल से रगड़कर इसको हटाने के बाद में इसे आसानी से जलाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने यहाँ पर दिया था। काफी अच्छे तरीके से आप लोग मुझे जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है क्योंकि आप इनको डिटेल नोट के साथ जब लिखते हैं तो आपका जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होता है और कहीं ना कहीं एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट भी यहाँ से काम आते हैं। तो चलिए, आज का पार्ट 2 है जो हम केमिकल रिएक्शन से पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आज इन 20 क्वेश्चन के जरिए हम लोग टॉप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है। देखिए, मैं आपको फटाफट रिवीजन भी करवा देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, मैंने पार्ट 1 में इनको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी जिनमें अभिकारक भाग लेते हैं, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और ये रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ये 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 एंड मोर हो सकते हैं। ये क्रिया करके बनाते हैं प्रोडक्ट, यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट को ये बनाते हैं। इसे हम लोग क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग प्रकार में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मास कंजर्वेशन थ्योरी आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है कि जब अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तो इनका मास कंजर्व रहेगा, द्रव्यमान इनका नहीं बदलता। द्रव्यमान जिस अनुपात में आप लोगों को अभिकारक में देखने को मिलता है वही अनुपात आप लोगों को उत्पाद में देखने को भी मिलता है। अगर हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखें डियर स्टूडेंट, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में बनते हैं। तो मैंने आपको 4 प्रकार की मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई थी। अगर हम लोग देखें तो 4, वैसे केमिकल रिएक्शन काफी सारे टाइप होते हैं इसके। अगर हम लोग मैनली टाइप को इसको डिवाइड करें तो कुल 4 प्रकार हम लोग इसके देखने वाले। इसमें आपने सबसे पहला प्रकार देखा था इसका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है तो मैं आपको बढ़ा देता हूं फटाफट। संयोजन का मतलब होगा जुड़ना,
योग होना या कॉम्बिनेशन होना। तो जब अलग अलग प्रकार के दो हम लोगों ने सबस्टांस लिए ए और बी, और ये ए और बी मिलकर अगर ए बी का निर्माण कर रहा है, आपको योगात्मक अभिक्रिया केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग सब्सटेंस मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, केवल एक प्रोडक्ट बना रहे, तो ऐसी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। क्योंकि अभी आज के सेशन में हमने ढेर सारे एग्जाम्पल इनके लिए जो आपको पहचानना पड़ेंगे। हम लोगों ने सेकंड रिएक्शन को देखा था अपघटन अभिक्रिया, या इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, और ये वियोजन अभिक्रिया के भी 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए कि अगर आपके पास में एक अभिकारक है, बड़ा कोई अभिकारक है, और ये टूटकर दो अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करता है, यानी एबी को हम लोगों ने डिकम्पोज किया और यहाँ पर एबी टूटकर दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया। तो ऐसी प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब एक बड़ा अभिकारक दो अलग अलग उत्पादों में टूट जाए, या दो से अधिक अलग उत्पाद बना ले, तो उसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो इनको पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया। तीसरी अभिक्रिया होती है जिसको नाम हम लोग देते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जा सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डियर, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए बी के साथ में यहाँ पर सी जुड़ा है। हम लोगों ने रिएक्टिव सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज किया जाता है। आपको यहाँ इतना समझना है, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि इसके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सी मान लीजिए ए और बी के साथ जुड़ा है, अगर ये भी एक मेटेलिक कंपाउंड है, ये भी एक मेटेलिक कंपाउंड है, परंतु अगर ये सी जो है ये ए से ज्यादा क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में सी का स्थान ए के स्थान से ऊपर की तरफ आता है, तो यह सी आसानी से इस ए को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने के बाद में यहां बना लेगा सीबी, और ए यहां अकेला हो जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में आ जाएगा। तो आपको यह समझना है कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका होता है? उस धात्विक तत्व का या उस मेटेलिक कंपाउंड का जो लो रिएक्टिव होते हैं, और वो डिस्प्लेस किए जाते हैं किसके द्वारा? जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उनके द्वारा उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फोर्थ टाइप की रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसे हम लोग कह देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या द्विप्रतिस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डियर, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ए बी के साथ में सी डी यहाँ पर जुड़ रहा है, तो ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ सी के पास पॉजिटिव है और डी के पास नेगेटिव है। हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज है यहाँ के नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा, और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से जुड़ेगा। यानी दोनों कंपाउंड ने अपने अपने सबस्टेंस में आयनों का क्या किया? आदान प्रदान किया, कि जो एक कंपाउंड है उसका पॉजिटिव चार्ज दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज से अटैच्ड हो जाता है, और एक नया कंपाउंड ये यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो रिएक्शन होगी, यहाँ ए के साथ डी बनेगा, यानी एडी का निर्माण होगा, और साथ में सीबी का निर्माण होगा। तो केवल यहाँ आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। पूछा जा सकता है कि आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार की अभिक्रिया में किया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। 4 प्रकार की रिएक्शन है, इनके आज बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरा बेसिक आपको एक बार फिर इसका समझा दिया है, इन्हीं से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था यहाँ पर कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, वह नया पदार्थ बनाता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए, भाग लेने वाले जितने भी सबस्टेंस होते हैं, मान लीजिए ए पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट है यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ भाग देने वाला एलिमेंट ए के साथ में बी अटैच है, तो ये ए बी का निर्माण करेगा। आप लोगों को पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया था कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट या अभिकारक के नाम से जानते हैं, क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं, और जो रिजल्ट होता है अभिक्रिया का उसे हम लोग उत्पाद के नाम से जान सकते हैं। तो काफी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक के नाम से जानते हैं, और जो रिजल्ट होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी अपने नोट्स में इन क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करें।
क्वेश्चन नंबर 2 है आज के सेशन में, जब हम लोग दानेदार जस्ते की अभिक्रिया, अब देखिए इस प्रकार के रिएक्शन के क्वेश्चन आज के सेशन मिलेंगे, तो फटाफट लाइक करना है सेशन को। बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, काफी मेहनत लगती है क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिखाना होता है और आपके एग्जाम्स में ये प्रश्न 100% हेल्पफुल माने जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि अगर दानेदार जस्ते की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या तनु सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दी जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी। चलिए इसको मैं रिएक्शन से समझा देता हूं। हमारे पास दानेदार जस्ता यानी कि Zn है और इस Zn को हम लोग रिएक्ट करवाने वाले किसके साथ में, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में यानी HCl के साथ में। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि यहाँ Zn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाएगा, ये तो यहाँ पर ZnCl2 का निर्माण होता है। अगर हम लोग यहाँ 2HCl है तो ZnCl2 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो जो गैस यहाँ से निकलती है उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। चाहे आप इस हाइड्रोजन क्लोराइड की एसिड की जगह पर H2SO4 ले लोगे तो जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है और जिंक सल्फेट के बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों के सामने है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निर्माण होता है, आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट पढ़िए और इसका जवाब आप मुझे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब हम लोग ढूंढते हैं। भोजन में हम एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिला देते हैं जिसके कारण भोजन का ऑक्सीकारक रुक जाता है, उसे क्या कहेंगे। यानी बोला गया when we add a special type of substance to food due to the which the oxidation of food stops, what is called, क्या कहा जाता है जो भोजन के ऑक्सीकारक को रोक देता है। तो डियर स्टूडेंट ऑक्सीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है तो वहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। पर हमें जो पदार्थ ऑक्सीकरण करवाते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हो जाएगा एक प्रकार का ऑक्सीकारक पदार्थ माना जाता है। ऑक्सीकारक क्योंकि ये दूसरों का ऑक्सीकरण करता है। तो इसे अगर हम लोगों को रोकना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल चाहिए होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर बोला गया एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल जो ऑक्सीकारक को रोक देते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको यह जवाब देना है, मुझे कोई 5 एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल के नाम आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिए कोई 5 एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में आया है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाली फिल्म की सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है, आप लोगों को बताना है। आप में से कई स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और यह क्वेश्चन आता भी, इसका जवाब आप लोगों को आता होगा कि अगर फोटोग्राफिक प्लेट की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर के सारे क्या दिए गए हैं, कंपाउंड दिए गए। चलिए एक एक करके हम सभी कंपाउंड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफिक या सफेद फोटोग्राफी के अंदर करते हैं, या फोटोग्राफिक पर जो फिल्म होती है उस पर लेप करने में तो इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर दिया गया है AgCl, यह सिल्वर का एक अयस्क होता है, इसे हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्रिय विद्यार्थीगण, हॉर्न सिल्वर, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है। AgCl किस नाम से जाना जाता है, AgCl हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। वही दिया गया है कि सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ag2I, और आप लोगों को इसकी जानकारी होगी कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम लोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं। कृत्रिम वर्षा में ये बहुत सहायक कंपाउंड माना जाता है। और इसी के साथ आप लोग जो D2O होता है भारी जल, हैवी वाटर, इसका प्रयोग भी हम लोग कृत्रिम मेघ विजन में या कृत्रिम वर्षा में करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर के सारे जितने भी कंपाउंड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो यहाँ पर कंपाउंड स्किप किया गया है, आप लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, AgNO3, यानी इसे हम लोग लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप सभी को यह जानकारी होगी। मतदान के समय स्याही के रूप में जब हम वोटिंग करते हैं तो जो इंक लगाई जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वह AgNO3 की इंक होती है जिसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है।
तो सिल्वर के जितने भी कंपाउंड है काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इनके क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको फोटोग्राफी जब भी समझ में आए, फोटोग्राफी टर्म दिखाई दे आपको एग्जाम में, आपको सिल्वर ब्रोमाइड के पास जाना है। सिल्वर ब्रोमाइड इसका सही जवाब होगा, एजी Br। चांदी का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर? 47 होता है। और चांदी को एजी क्यों कहा जाता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बनाना है कि चांदी को एजी सिंबल से क्यों शो किया गया, आपको बताना। लैटिन भाषा में चांदी का नाम क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर ब्रोमाइड को देख लिया, और मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ ले जल्दी से। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की श्रृंखला में काफी शानदार प्रश्न है जो मैंने आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर हम लोग श्वसन को देखें, हमारे कोशिकीय श्वसन को, तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसमें हम लोग जो खाना खाते हैं C6H12O6, यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो मैं बता दूं, यहाँ पर CO2 गैस और 6H2O गैस यहाँ पर निकलती है। पर आप लोगों को डियर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है श्वसन के दौरान, इसके साथ में यहाँ पर कई मात्रा में उष्मा भी निकलती है, उष्मा भी रिलीज होती है। तो आप यहाँ पर समझोगे कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा रिलीज होती है, उष्मा बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि जिन अभिक्रियाओं में हीट बाहर निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उष्मा का अवशोषण किया जाता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। श्वसन से संबंधित यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो अगली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए सही जवाब इसका हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए देखा कि श्वसन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो ऐसा प्रश्न है जो काफी इजी है और आप लोगों को पूछा भी जाता है। दूध से दही बनना क्या होगा? दूध से दही का निर्माण जो होता है वह किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो आप लोगों को मैंने दो प्रकार की रिएक्शन बताई है डियर। एक होता है भौतिक प्रकार का परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम लोग केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब होगा कि ये परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन एक परमानेंट चेंजेस है। यहाँ क्या होगा, तो अगर हम लोग इसको समझे कि ए और बी मिलकर ए बी का निर्माण करते हैं, पर ये ए बी पुनः ए और बी में कन्वर्ट हो सकता है। अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, परंतु ये उत्पाद फिर से अभिकारक में कन्वर्ट हो सकता है। यहां अगर हम लोग देखिए केमिकल रिएक्शन में, तो ए और बी अगर रिएक्टेंट कर मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे ए बी, यह ए बी परमानेंट सेटल हो जाएगा और यह पुनः ए और बी का निर्माण नहीं करेगा। तो जिस प्रक्रिया के अंदर स्थायित्व का गुण ग्रहण हो जाता है, कि जैसे दूध है, दूध पर हम लोग क्रिया करवाते हैं, कोई बैक्टीरिया अटैक करके इसको दही में कन्वर्ट कर देता है, तो दही से पुनः हम लोग दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। और भौतिक परिवर्तन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अस्थायी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघले हुए बर्फ से, पानी से फिर से हम उसको फ्रीज करके बर्फ बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि दूध से दही का बदलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और ये एक प्रकार की मंद रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक स्लो केमिकल रिएक्शन भी ये मानी जाती है। स्लो केमिकल रिएक्शन जो मंद गति से संपन्न होती है। आपको मुझे जवाब देना, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है? और इनमें दूध से और दही से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी शर्करा होती है, कौन सा एसिड होता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका डिटेल नोट के साथ मुझे जवाब भेजना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सही जवाब हमने देख लिया, दूध का दही बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सभी के सामने है। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, उसे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए आपको मैंने ये आज के होमवर्क क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन करवाया है, और अभी ये फिर से रिपीट हुआ है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम है
उसको हम लोग जलाते हैं O2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, 2MgO यहाँ पर बनेगा। डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक प्रकार के सफेद अवक्षेप के साथ में बनता है। सफेद अवक्षेप का मतलब होगा कि ये बहुत ज्यादा शाइन करता है, यानी व्हाइट शाइनी ये प्रोडक्ट होता है। आप दिवाली के समय पर जो यूज होने वाले क्रैकर होते हैं, पटाखे होते हैं, कई प्रकार के पटाखे ऐसे होते हैं, जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी उनको जलाते हैं तो एक सफेद कलर का बहुत ज्यादा उजाला होता है, शाइनी कलर ये देते हैं, व्हाइट शाइनी कलर देते हैं और ये काफी उजाला शो करते हैं। तो ऐसे सभी में आप मैग्नीशियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ब्राइट लाइट अगर कहीं से आ रही है, ब्राइट लाइट का मतलब है कि अगर आपने क्रैकर जलाया और वहां पर ढेर सारा उजाला हो रहा है, ब्राइट लाइट उत्पन्न हो रही, तो आप लोगों को बताना है कि वो मैग्नीशियम रिबन ही होगा। तो मैग्नीशियम हमने आज के होमवर्क में देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए उस पर हम लोग रेगमाल रगड़ते हैं, क्योंकि इस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाती है जो उसको दहन से रोकती है, तो हम लोग उसे वहां से रिमूव कर देते हैं। काफी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखा है कि इनमें से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ाया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में एक ही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आयनों का आदान प्रदान कहाँ होता है। आयनों का एक्सचेंजेशन ऑफ आयन, यानी आयन जहां पर आदान प्रदान हो उसे हम लोग कहेंगे। मैंने आपको अभी एक रिएक्शन पढ़ाई है कि जब AB रिएक्ट करेगा CD के साथ में, तो यहाँ का पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से, और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, यानी AD बनेगा और CB का निर्माण होगा। आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो आपको इस प्रकार की रिएक्शन यहाँ से देखना है। देखिए, पहली जो रिएक्शन देके रखिए 2H2O प्लस O2, तो 2H2O का निर्माण हो रहा है, यहाँ दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे, इसलिए ये वाली जो अभिक्रिया है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। अगर आप लोग पढ़ोगे Mg प्लस O2, तो यहाँ भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिलकर एकल उत्पाद बना रहा है। आपको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए हर एक टाइप की रिएक्शन का कि ये किस प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। अगर हम लोग देखें कि ऑप्शन नंबर 3 को, तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है जिसकी क्रिया हम लोगों ने एक सॉल्ट से करवाई है, NaCl से। चलिए, इसको मैं समझा देता हूं। तो यहाँ आप देखोगे कि जो सिल्वर है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज पर है, नेगेटिव NO3 है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ का पॉजिटिव क्या यहाँ के Cl से क्रिया कर रहा है, यहाँ का पॉजिटिव क्या यहाँ से NO3 से, तो बनना चाहिए AgCl और NaNO3। देखिए, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सेट कर सकते हैं। और जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है यह भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डियर स्टूडेंट, काफी शानदार प्रश्न है, रिएक्शन से आपको डर नहीं लगना चाहिए। डर एक प्रकार का, नॉर्मली आप लोग देखना जहां डर गए ना आप लोगों से क्वेश्चन बिगड़ना ही है, वो नहीं बनेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की मेंटेलिटी सेट ना करें दिमाग में कि मुझे केमिकल रिएक्शन बनाना नहीं आता। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगना लगेगा। आप इसके सारे जो पार्ट है अभी मेरे पास पढ़िए अच्छे से और नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट को देख लिया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देख के रखा है। चलिए, इसको समझ लेते हैं। जिंक की क्रिया यहाँ पर करवाई गई है कॉपर सल्फेट के साथ में, जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। तो ये रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है। डियर देखिए, यहाँ पर जिंक कॉपर का स्थान जो है वो जिंक ने ले लिया है, जिंक SO4 बन गया। ये क्यों हुआ, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि अगर आप एक सक्रियता श्रेणी को देखोगे या रिएक्टिव सीरीज को देखोगे डियर, तो इसमें सबसे टॉप पर पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम का नंबर आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, एल्यूमिनियम के बाद है जिंक, जिंक के बाद है आयरन, आयरन के बाद है लेड Pb जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के बाद में यहाँ लिख देता हूँ कॉपर आ जाता है, कॉपर के बाद Hg हम लोगों ने पढ़ा है ना 12, और यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इस प्रकार की मेटल आ जाती है। ये मैंने इसमें और भी मेटल इंक्लूडेड है, पर प्राइमरी लेवल पर आप लोगों को ये पूरी रिएक्टिव सीरीज पता होनी चाहिए। अगर रिएक्टिव सीरीज पता है दोस्तों, तो आप जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनको इजीली बना सकते हो।
अब आप यहाँ पर समझिएगा कि जो इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव मेटल होती है, यानी आप अब इनको देख पा रहे हो ये ज्यादा क्रियाशील धातु है। और अगर ये ज्यादा क्रियाशील धातु किसी ऐसे कंपाउंड से जुड़ी हुई है जहां एक कंपाउंड लो रिएक्टिव मेटल का है, तो ये ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को तुरंत वहां से डिस्प्लेस कर देती है और निर्माण हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या आपको ये जानकारी समझ में आई? एक बार फिर हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन को, ध्यान रखिए। जिंक रिप्लेस कर रहा है कॉपर को। देखिए कॉपर का नंबर कहां पर है, कॉपर है यहाँ पर, और जिंक, तो जिंक सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर था देखा जाए तो कई गुना ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक तुरंत इस कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो जिंक ने रिप्लेस किया कॉपर को, जिंक सल्फेट बना और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया। तो मुझे बताइए किस प्रकार की रिएक्शन हुई? तो यह रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार केमिकल रिएक्शन को समझना है तो काफी इजी ये टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने इसका सही जवाब देखा। आपको ये सक्रियता श्रेणी लिख लेना है, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में इसे जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि ये काम की चीजें हैं और एग्जाम में पूछी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर क्या बोला गया है समझ लेते हैं। लोह चूर्ण पर यानी आयरन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या मिलता है? तो चलिए इसके रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। मेरे पास आयरन चूर्ण है, यानी मेरे पास Fe दिया गया है। Fe पर हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, HCl हम लोगों ने यहाँ पर मिलाया जो डाइल्यूट है। क्या बनेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्शन को, क्योंकि आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में दिखाएगा, तो यहाँ बनेगा FeCl2, FeCl2, और यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाती है। तो आपके सामने जो कंपाउंड देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? या तो आप इसको बोल सकते हो आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं क्या बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का देखिए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरा ऑप्शन पढ़ो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का निर्माण तो नहीं हुआ अलग से यहाँ पर। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आयरन लवण और जल। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाएंगे, आपको बिल्कुल सोच समझकर इनके आंसर देना है, और एग्जाम में प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला 11th क्वेश्चन है। आज की सीट में काफी शानदार प्रश्न है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके। आप जितनी भी एग्जाम्स होती है गवर्नमेंट एग्जाम, आप सभी में अगर साइंस आ रहा है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम्स किसी भी लेवल का हो, आपको यहाँ पर पढ़ना है। पूछा गया है कि Fe2O3 जो हेमेटाइट का फार्मूला होता है उसको रिएक्ट करवा गया है एल्यूमिनियम से, तो बन गया यहाँ पर AlO3, Al2O3 और Fe। देखिए यहाँ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मैंने आपसे बोला था कि क्या एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए। एल्यूमिनियम अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी कि जो एल्यूमिनियम है वो यहाँ है और आयरन जिंक के नीचे है। तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर ऑफ आयरन, ज्यादा क्रियाशील धातु मानी जाती है एल्यूमिनियम आयरन के कंपेयर में। तो क्या एल्यूमिनियम इस आयरन को रिप्लेस करेगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सर ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिविटी होने की वजह से यहाँ की रिएक्शन आप समझिए। क्या क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि क्या ये एल्यूमिनियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और Al2O3 बनाएगा और यहाँ पर आयरन अलग हो गया, यानी इसने डिस्प्लेस किया, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। कमेंट आपको ये भी करना है, आप आंसर देते हैं होमवर्क का, पर साथ ही साथ आपको एक कमेंट और करना है जो इस बात के लिए होगा कि ये सेशन आपको कितना हेल्प कर रहे हैं, क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं। तो आपके एक पॉजिटिव कमेंट हमें काफी ऊर्जा देता है डियर, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो पॉजिटिव हो रही है। इसे आप कमेंट के जरिए बताइएगा। यहां पर बोला गया है तो सही जवाब इसका हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन प्रकार के भी, सॉरी माफी चाहूंगा, वियोजन नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस करेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके सामने है, जिसका जवाब आप मुझे फटाफट फटाफट देंगे।
अगला क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना है और जल्दी से मुझे जवाब देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है और दिया गया है कि इनमें से कौन एक दहन अभिक्रिया है, आप लोगों को मुझे बताना है कौन एक दहन अभिक्रिया मानी जाएगी। इसका जवाब आप मुझे जल्दी से दीजिएगा। दहन अभिक्रिया इनमें से कौन होगी, इसका जवाब फटाफट फटाफट मुझे दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, दहन किसको बोलते हैं। तो दहन के बारे में आप लोगों को एक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि दहन का मतलब होगा कि O2 की प्रेजेंस में, O2 की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना, O2 की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है, कॉम्बस्शन प्रोसेस। तो यहां बोला गया है कि क्या जल का उबलना एक दहन प्रक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट, जल जिसकी वजह से उबल रहा है वहां दहन जरूर होगा, पर बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो दहन के अंतर्गत नहीं आता। मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना भी दहन नहीं होगा। अगर पेट्रोल का, देखिए कोई पदार्थ जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सही जवाब हो जाएगा इसका पेट्रोल का जलना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। दहन से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कागज का जलना, कोयले का जलना, ये सब दहन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि शाक सब्जियों को विघटित करने के लिए, पहले सुन लीजिएगा, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, सीधा यहां से क्वेश्चन आता है और सीधे ऑप्शन भी कॉपी होंगे। यहां से पूछा जाता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ये प्रोसेस हम लोग करते हैं घरों में कि हमारे घर का जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, अगर हम लोग देखें साग सब्जियों के छिलके हो गए या फिर घर से निकलने वाला कोई भी कूड़ा हो गया, गोबर हो गया, उसे हम लोग एक जगह पर गड्ढा खोदकर इकट्ठा करते हैं और उसका हम लोग कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। केचुए की अभिक्रिया भी इस पर करवाई जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग गोबर को एक जगह गड्ढा खोदकर काफी लंबे समय तक डालें, तो जब हम वहां पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा तो वहां से काफी ज्यादा हीट देखने को मिलती है और ये हीट यहाँ पर क्या होती है, बाहर रिलीज होती है। तो आपको देखना है कि जब भी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है डियर, तो वहां पर उष्मा बाहर निकलती है और ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसको हम लोग कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन जानी जाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इससे नाम हम देंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए काफी शानदार प्रश्न है और यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट। इनमें से कौन सही है आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको करेक्ट बताना है, कौन करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है ये धावन सोडे का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताना है, वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए जो मेन मैटर होता है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का होता है कि जल के अणुओं की संख्या कितनी रहती है। तो यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या रहती है कितनी, जिसको हम लोग बोलेंगे 10H2O। तो आप जल्दी से मैच कर लीजिएगा इसको, 10H2O यहाँ पर दिया गया Na2CO3.10H2O धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, पोटास एलम, पोटास एलम में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो पोटास एलम में जल के अणुओं की संख्या होती है 24H2O। अगर हम लोग नीला तोता देखें, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, तो नीले तोते में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है 5H2O। अगर हम लोग जिप्सम को देखें तो जिप्सम में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 जल के अणु यहाँ पर होंगे। और अगर पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग डिस्कस करें तो इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O, यानी यहाँ जल के अणुओं की संख्या होती है आधी। तो ये सारे जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर नीला तोता, सफेद तोता अगर हम लोग देखें, सफेद तोता और हरा तोता, इन दोनों में जल के अणुओं की संख्या होती है 7H2O। तो ये सभी वाटर मॉलिक्यूल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपको धावन सोडे का एक फॉर्मूला पूछा गया था, काफी बार एग्जाम में आया है और काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया हो रही है। अपघटन अभिक्रिया यानी डीकंपोजिशन। जैसे ही डीकंपोजिशन नाम आपको सुनाई दे, आपको तुरंत दिमाग में या माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और वो ये कि डीकंपोजिशन का मतलब होगा कि एक बड़ा उत्पाद मिलकर ए बी टूट कर क्या बनाएगा, ए और बी में ये फॉर्म करेगा, यानी एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या NaOH HCl। यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से मिल रहा है,
यानी ये एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, पर हमें चाहिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर देखते तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, परंतु आपको पहचान आना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। NH4CNO, तो यहाँ H2NCONH2 बना, तो ये एक अलग टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। KClO3, देखिए यहाँ पर बोला गया है 2KClO3 पोटेशियम, अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम क्लोरेट इसका फॉर्मूला होता है, ना केमिकल नेम होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पर टूट जाता है 2KCl में और 3O2 का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। और ये रिएक्शन आप देख पा रहे हो कि एकल अभिकारक था, एक रिएक्टेंट था और एक रिएक्टेंट 2 एंड मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। वियोजन या फिर इन्हें अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए H2+I2, ये I लिखा हुआ है, H2+I2 हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर दो अलग अलग जो सबस्टांस है मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कंपोजिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया होगी। पहले आप लोग अपने आप को इस लेवल पर लेकर आइए कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शन को समझना आता है, आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपको केमिकल रिएक्शन काफी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी को ये सेशन मिस नहीं करना है, आपको लगातार ये सेशन देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट हम लोग कर लेते हैं। एक रिएक्शन यहाँ पर फिर देके रखी गई है और पूछा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है उसको पढ़ लेते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। देखिए दो अलग अलग कंपाउंड जुड़कर यहाँ पर एक, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो हो जाएगी इसका नाम हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी आप लोगों को नहीं दिया गया। अब आप थोड़ा सा अपना दूसरा तरीका यूज कीजिए कि अगर किसी अभिक्रिया में किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन जुड़ने की उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर फिर भी आप सभी ऑप्शन को पढ़ ले, कॉपर का अवकरण तो अब से नहीं हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन नहीं हो रहा है और भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। क्या आपको क्लियर यहाँ पर सारे जो वर्ड है वो दिखाई दे रहे हैं सीट्स के अंदर? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं प्रीवियस सीट्स को फिर से कॉपी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इसका बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग पढ़ लेते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, देखिए आज के इस 20 क्वेश्चन में मोस्टली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही आपसे पूछा गया है और आप लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना है क्योंकि पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, पूछा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक क्रियाशील धातु दूसरी कम क्रियाशील धातु को क्या करेगी, उसका स्थान परिवर्तित करेगी और उसके उसके स्थान को वो खुद ग्रहण करेगी। आप यहां पर देखिएगा कि CaCO3 टूटकर CaO और CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन मानी जाती है। यानी यहां जो अभिक्रिया दी गई है इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। CaO और 2HCl अगर हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पॉजिटिव 2 है, यहाँ नेगेटिव 2 है, तो हाइड्रोजन +1 और ये क्लोरीन +1, यहाँ का Cl इससे क्रिया कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया आएगी, परंतु आपसे द्विविस्थापन नहीं केवल विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आयरन की रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट से, तो यहां आप देखोगे कि जो कॉपर है वो कम क्रियाशील माना जाता है आयरन से। रिएक्टिव सीरीज मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पढ़ा दी है काफी अच्छे से, आप उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स में, तो वहां जाकर आप तुरंत देखिए कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ऊपर होता है रिएक्टिव सीरीज में, तो ये आयरन इस कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यहाँ पर फेरस सल्फेट बनेगा FeSO4 और कॉपर यहाँ पर अकेला रह जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और NaOH और HCl तो यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप लोग इसको भी क्या बोलोगे कि सर ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और हमारा जो जवाब है वो है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होना है।
इस प्रकार आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, रिएक्शन कौन से टाइप की दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होगा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं, क्या CaCO3 एक वियोजन हो रहा है तो इसमें हमें एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है तो यहाँ आप बोलोगे केवल हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन होता है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के साथ जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। कैल्शियम ऑक्साइड मिला हुआ है यहाँ पर HCl से, तो CaCl2 बना और H2O बना। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ CaCl2, अभी कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन यानी कि एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और देन क्लोरीन। तो अगर हम क्लोरीन से ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो पावर होती है इसके पास कई गुना ज्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो CO यहाँ से ऑक्सीजन हटा, और ध्यान रखना है ऑक्सीजन का जो हटना होता है वह रिडक्शन के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम लोग अपचयन के नाम से जानेंगे। यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन से ज्यादा पावर वाला विद्युत ऋणात्मक तत्व आके जुड़ रहा है, H2O का निर्माण हो रहा है। यहां होगा ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। काफी शानदार क्वेश्चन है डियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत अच्छे से आपको स्पेशल टाइप में पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग चिंता ना करें। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अगला टॉपिक में वही लेने वाला हूं और उसको मैं इजी बनाऊंगा आपके लिए। और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उसका अपघटन होना एक वियोजन अभिक्रिया है, तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 19 क्वेश्चन है, काफी शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का नाम जरूर सुना होगा। आप लोगों ने यहाँ देखा है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ली जाती है, वही पानी जो जड़ों द्वारा लिया जाता है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके, और यहाँ एक क्लोरोफिल पिगमेंट भी हम लोगों को नीड होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट बनेगा। यहाँ पर C6H12O6 और यहाँ 6O2 का निर्माण होता है डियर। आपसे पूछा यह गया है कि ये जो रिएक्शन है किस प्रकार की रिएक्शन है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम लोग यहाँ पर पेड़ पौधों को सनलाइट प्रोवाइड ना करवाएं तो क्या ये अपना भोजन निर्मित कर पाएंगे? आपका जवाब होगा कि सर नहीं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उन्हें हम लोग, जो सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए काफी शानदार प्रश्न है, सीधा एग्जाम में पूछे जाने लगेगा आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चलिए अब बारी आ जाती है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों के सामने है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है मुझे। कली का चूने, कली के चूने यानी जिसको आप लोग CaO के नाम से जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। कली के चूने पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में ये। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी? किसी बर्तन में आप जब कली का चूना डाला और उस पर आपने पानी डाला तो कैसी अभिक्रियाएं वहां पर घटित संभावित हो सकती है? क्या उष्माक्षेपी या एंडोथर्मिक जिसको उष्माशोषी बोलते हैं, एक्सप्लोजिव, क्या वहां पर एक विस्फोट होगा, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? काफी शानदार प्रश्न है और इजी क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में इससे डिटेल नोट के साथ में आपको मुझे जवाब देना है। डियर स्टूडेंट्स, आज समय है अच्छे से पढ़ाई कर लेने का। तो आज हम किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि ये लापरवाही हमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है। आज हमें पढ़ने को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करना है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार आपका सिलेक्शन होता है। जिस दिन लिस्ट में आपका नाम आ गया, यकीन मानना डियर, उस दिन से आपकी स्थितियां परिस्थितियां, जो घर के हालात है या कुछ भी कंडीशन आपके साथ है, वो सारी बदल जाना है। तो आज हमें मेहनत करना है, और ये मेहनत देखिए
लगातार मेहनत करना इसलिए जरूरी है, मैंने कभी नहीं बोला है कि आप तेजी से भागिए, आप खरगोश की चाल नहीं भाग सकते हैं, पर डे आप कछुए की चाल चलिए, पर आपको प्रतिदिन कुछ काम करना बहुत जरूरी है, आपको उस फील्ड में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार प्रयास करते हो तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूम लेती है। इस बात को आप सेट कर लीजिएगा कि आपको डेली पढ़ना बहुत जरूरी है, और कितना पढ़ना है ये आपको पता है कि आप अभी किस स्तर पर है। आप अगर बहुत नीचे स्तर पर है तो आपको काफी ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, और आपका अगर बहुत अच्छा लेवल है फिर भी आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि इस बार हमें एग्जाम निकालना है, इस बार हमें अपना सपना पूरा करना है। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं बातों के साथ में इस सेशन को मैं विराम देता हूँ। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, कल मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए इसका पार्ट 3। तो एक बार फिर बोलूंगा, अगर सेशन को लाइक करना भूल गए हो तो फटाफट सेशन को लाइक करो। आज आपके लाइक ज्यादा होने चाहिए, आज मेरा टारगेट है 100 लाइक का, और जिसे आप पूरा करोगे आज मुझे यकीन है। चलिए मिलते हैं अगली सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।